पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में एक और जो नई चीज़ हमें देखने में मिलती है, पाकिस्तान में गुर्बत में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। जो सरकारी इदादोशुमार हैं वो तो थोड़ा इजाफा दिखाते हैं, लेकिन बाज़ जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा, उनके ख्याल में पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। वो तो 20-22% तक एस्टिमेट करते हैं। अब इस सूरत हाल में हमें अगर सैलरीड क्लास के ऊपर जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसका थोड़ा सा जायज़ा लें तो हम उनके साथ शायद बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। उनकी क़ुव्वत ख़रीद हमने इतनी कम कर दी है। पहले तो 100 में से 40 रुपये काट के 60 रुपये उनको देते हैं, बाकी जो 60 रुपये उसके ऊपर उनको देते हैं हम। वो दूध ख़रीदने जाते हैं तो दूध के डब्बे के ऊपर 18% टैक्स लगता है, दही का डब्बा ख़रीदते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, कोई चीज़ जो किचन आइटम की ख़रीद के घर लेकर आते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, पेट्रोल ख़रीदने जाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स देते हैं, बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स लगता है, गैस के बिलों के ऊपर टैक्स लगता है। तो उसके पास एक्चुअली डिस्पोजेबल इनकम बचती नहीं है। जो अगर पाकिस्तानी सनतें, बाज़ ब्रांड्स अच्छे पाकिस्तान ने बना लिए, कपड़ों की सिर्फ बात कर लें तो बड़े बड़े नाम हैं जो दुनिया सारी में जाने पहचाने जाते हैं। डिस्पोजेबल इनकम होगी तो सर्व करेगा उसके ऊपर, नहीं तो वो तो बच्चों को रोटी मुश्किल से खिलाएगा और उसकी फ़ीसें स्कूल की फ़ीसें बड़ी मुश्किल से पूरी करेगा। एसएम तनवीर साहब, ये एक अलमिया है बाकायदा। मैं बाज़ लोगों की हालत देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो बाकायदा गुर्बत का शिकार हो गए। जो दरमियाने दर्जे के अच्छे सफ़ेद पोश लोग थे, ज़िंदगी अच्छी बसर कर रहे थे, बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा लेते थे, अब उनके पास इतनी आमदन नहीं है कि बच्चों की स्कूल की फ़ीसें रेगुलर दें और साथ जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसको भी वक्त पे अदा करें। नदीम साहब, मैं थोड़ा सा आपको जो ब्रेक से पहले आपने बात की थी वो करना चाहूँगा, फिर मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। आप बात कर रहे थे कि डंडा मार के तो हम फ्लाइट ऑफ कैपिटल को नहीं रोक सकते। देखें, जो स्टॉक एक्सचेंज अभी हमारे पूरी दुनिया में ना पाकिस्तान की एक रिस्पेक्ट बनी है। हम मिलिट्री वाइज अल्हम्दुलिल्लाह एशियन टाइगर बने हैं, हम इंडिया से वॉर जीते हैं, हर जगह हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज़्ज़त हो रही है, हमारे फील्ड मार्शल साहब की इज़्ज़त हो रही है। जब ये रिस्पेक्ट बढ़ रही है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे आया। हमारी स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त बूम कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज के बाद जो पैसा है वो निकल के जाता है प्रॉपर्टी में, जब इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और प्रॉपर्टी के बाद फिर वो पैसा आता है इंडस्ट्री के अंदर। अब मसला आ रहा है कि ये जो पैसा निकल के जा रहा है वो जा तो प्रॉपर्टी में रहा है, बट वो दुबई की प्रॉपर्टी में जाना शुरू हो गया, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा। कि जैसे ही अभी आपको रेहान हनीफ साहब ने 7E की बात की, इसी तरह से हमने इतने हैवी टैक्सेस लगा दिए हुए हैं। रियल एस्टेट बिजनेस जो होता है, हम फाइलों के खिलाफ हैं, मैं पहले क्लियर कर दूं। रियल एस्टेट बिजनेस जो होता है उसमें घर बनते हैं, उसमें हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें 78 इंडस्ट्री है जो उसके साथ चलती है। कोई सीमेंट बना रहा है, कोई सरिया बना रहा है, कोई रबड़ बना रहा है, कोई शीशा बना रहा है, कोई प्लास्टिक बना रहा है, कोई 78 इंडस्ट्रीज है। तो हमने इस पे भी इस रियल एस्टेट पे इतना हैवी टैक्सेशन कर दी तो वो भी सारा बंद हो गया। तो वो जो बंद हुआ तो वो जो पैसा था, वो जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल था, वो पाकिस्तान से बाहर जाना शुरू हो गया। हमें यहाँ पर एक देनी है, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जब मैं एक सही लाइन पे सही करेक्ट पॉलिसी देंगे, जब लोगों को नफ़ा नज़र आएगा तो यही पैसा दुबई से पाकिस्तान वापस भी आ सकता है। तो डंडा मार कर अगर हम सख्ती करेंगे पैसा नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं रोक सकता। पैसा बहुत इजीली मुल्क से बाहर जा रहा है। तो खुदारा हमारे को चाहिए है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए है कि इस सेक्टर को भी फोकस्ड हों और उसको चलाएंगे तो 78 इंडस्ट्री फर्दर चलेगी। अब ये जो इंडस्ट्रियां बंद हैं, अब मैं आपके टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ, ये जो इंडस्ट्रियां बंद हैं इसी की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। आप तो गवर्नमेंट 7.1 कह रही है, डॉक्टर हफीज साहब 22 कह रहे हैं, मैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। ये एक फेयर है मेरे को कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इससे भी बहुत ज़्यादा है। मैं फिगर नहीं ले रहा हूँ, मैं डरता हूँ, मुझे डर लगता है कि ये खौफ वाली बात है। बेरोज़गारी बहुत ख़तरनाक है। अब जो लोग हमारी ही फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, हमारे ही ऑफिस पे काम कर रहे हैं, उनको जो सैलरीज मिलती है उस पर भी टैक्स लग गया जो आपने कहा। साथ ही साथ वो जो मार्केट में जाके चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर भी सेल टैक्स लग जाता है, फर्दर टैक्स लग जाता है। वो ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं उस पर भी टैक्स लग जाता है। ये इतनी हैवी टैक्सेशन में एक आम आवाम भी मर गया है। और जो इन्फ्लेशन हुई है, देखें ना आप, 2 साल 3 साल पहले 90 रुपए का डॉलर था, आज 280 का डॉलर हो गया। ये किसी को समझ ही नहीं आ रही है। हमारे जैसों के घर में खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि होता क्या है। तो आम आवाम के साथ क्या हो रहा होगा। तो वो दिन ब दिन पिसती जा रही है।
तो इसके लिए एक ही हल है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम दें। इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इंडस्ट्री वर्क चलेगी जब वो रीजनली कॉम्पिटिटिव होगी। और जितना हैवी आप टैक्स कर देंगे यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा। जितनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी बढ़ जाएगी, यहाँ पर नहीं कोई काम करेगा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर चाहिए, हम उसको फैसिलिटेट करें, हम उसके साथ बैठें कि तुम्हारे को क्या मसला है हमें बताओ, तुम फैक्ट्रियाँ लगाओ। और अब इन हालात के बाद फैक्ट्री वह भी चलेगी जब हम मिनिमम 10 साल की एक पॉलिसी दें।